6 कटे मूल, फैलती शाखाएं। उसके प्राण भटक रहे थे। ज्यों ही राजधानी में पारा चढ़ने लगा, वह बेकरार हो गया। उसको पल पल में यही एहसास होने लगा कि अब वो घड़ी दूर नहीं जब दम घुटकर वह इस दुनिया में आखिरी सांस लेकर इस जर्जर काया को यहीं छोड़ देगा। आपको इस महानगर में लोगों का सैलाब काटने को आ रहा था। हर तरफ लोग ही लोग, धकम पेल, कोई किसी की सुनता नहीं। प्रतीक्षा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर किसी की अपनी मौज मस्ती है, अपना व्यस्त कार्यक्रम है। और वाहन इनका कुछ मत पूछिए। समुद्र में जिस तरह मछलियां तैरती हैं, उसी तरह यहाँ की सड़कों पर बेहिसाब व बेतरतीब किस्म किस्म के वाहन चलते हैं। इन परिस्थितियों में यहाँ कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, दिन में कितने कत्ल, बलात्कार, लूटमार या अन्य छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उनका पता पल पल में टीवी चैनलों के माध्यम से चलता है। फिर भी यहाँ जिंदगी चलती है। यहाँ के लोगों को इन बातों पर कोई चिंता नहीं। कुत्ता भौंकता है और कारखाना भी चलता है। उसको इस वातावरण में रहना अच्छा नहीं लगने लगा। यहाँ एक तरह का परायापन महसूस होने लगा और इस महानगर का सौंदर्य, यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सरस्वती की धूम एक भी अपनी ओर खींच नहीं ला सकी। यहाँ वह अपना अस्तित्व खोया हुआ महसूस करने लगा। जीवन की वह गति थम सी लगने लगी जो वह 50 वर्ष पूर्व अपने जन्म स्थान कश्मीर में महसूस कर रहा था। यहाँ उसने जीवन का कड़वा सत्य और मीठा झूठ अच्छी तरह भोगा था और डोगरा राज से अवामी राज तक तो उसने बहुत कुछ देखा था, सहा था। इसके बाद यहाँ की राजनीति ने कई मोड़ लिए और उन सब में से गुजर यहाँ की कश्मीरियत पर कोई आंच नहीं आई। किंतु इस समय तो बात कुछ दूसरी थी जिस पर उसको विश्वास ही नहीं आ रहा था। क्या दूध और शक्कर एक साथ मिलकर अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, किंतु इस समय इसका प्रयोग किया जा रहा था। इसलिए कुछ शुभचिंतकों ने उसको सलाह दी कि यदि यहाँ से खिसक जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर पहले श्रीकंठ की समझ में कुछ नहीं आया, किंतु अंत में कुछ न कहना ही उचित समझा। अपनी इज्जत व आबरू बचाने के लिए वह दूसरे दिन वहां से चल दिया। फिर भी श्रीकंठ को हमेशा से इस बात का गर्व रहा है कि उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपना एक अलग अस्तित्व है और इसी से अपनी एक अलग पहचान बनी है। हब्बा कदल से अमीरा कदल तक यदि पैदल जाता है तो ऐसा लगता कि रास्ते पर सच्ची श्रीकंठ ही आनबान व शान के साथ अपने पग आगे बढ़ाता है। हाँ, उसी श्रीकंठ को रास्ते में जो कोई भी मिलता, हिंदू व मुसलमान, सिख या ईसाई, नमस्ते, सलाम, सत सरी अकाल या अस्सलाम वालेकुम जरूर करता। यहाँ दिल्ली में ऐसी बात नहीं थी। यहाँ उसको अपने और मक्खी के बीच कोई फर्क नजर नहीं आती। वह जानता था कि यदि यहाँ मरेगा तो ऊपर के फ्लैट में रहने वालों को 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु की खबर लगेगी। यहाँ किसको किसी के मरने की खबर लगती है? श्रीनगर में ऐसी बात नहीं है। यहाँ यदि कोई मर जाता तो कई दिनों तक लोगों के बीच उसकी मृत्यु एक विषय बन जाता। यहाँ शव के पीछे शमशान घाट तक हर धर्म के लोग आकर विदा लेंगे। इस तरह से उसको हर पल उस चित्राकृति की याद आती जिसमें एक वृक्ष दिखाया गया है, किंतु इसके मूल जमीन से कट गए हैं और इसकी शाखाएं इधर उधर फैली हुई हैं। उसकी आंखों के सामने यही चित्राकृति बार बार आती रहती है। श्रीकंठ के 3 लड़के थे। बड़ा अमेरिका में था, बीच का बंगलौर में और तीसरा दिल्ली में था। इनमें से ये तीसरा पहले 2 की अपेक्षा आर्थिक रूप से कमजोर था। ये तो किसी भी उच्च पद पर आसीन नहीं था, पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कमाता था। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सब खाना बदोश हैं। आज एक जगह डेरा जमाते और कल की पता नहीं होती कि कहाँ जाना है। इस वक्त तक न जाने इन तीनों ने कितने रुपए मकान किराया के रूप में खर्च किए। आधा वेतन तो इसी पर खर्च करके वह दरबे जैसे फ्लैटों में रहने के लिए मजबूर है। खान पान से ज्यादा यहाँ रहने के लिए जगह को प्राथमिकता देना एक अनिवार्य बात है। किंतु श्रीनगर में तो ऐसी बात नहीं थी। वहाँ 100 वर्ष पुराना 11 खिड़कियों वाला मकान खाली पड़ा था। ये सत्य है कि अब थोड़ी सी वर्षा होने से इसकी छत टपकती है, जिसके फलस्वरूप इसकी ऊपर की दीवारें ढहने के कगार पर थीं, किंतु इस मकान के क्या कहने हैं। रामकोल का मकान इस मोहल्ले के मकानों में एक है। इस मकान को बनाने में महाराजी ईंटें इस बात का प्रमाण है कि श्रीकंठ के पिता रामकोल अपने समय के किस
सम्मान के स्वामी रहे होंगे। इस मकान के साथ मोहल्ले का हर जन का लगाव रहा है। मोहल्ले में किसी की शादी होती तो वह इसी मकान में रचाई जाती थी। आजकल की तरह उस समय गली गली में जंज घर या कम्युनिटी हॉल कहाँ थे। कितने बारातियों का चाहे वह हिंदू शादी हो या मुसलमान शादी, इसी मकान में आदर सत्कार हुआ करता है। रामकोल का मकान इस मोहल्ले में हर किसी के लिए सम्मान का प्रतीक बन गया है। यहाँ वह रस्म पूरी होती है जिसके बाद मोहल्ले की लड़कियाँ किसी के साथ ब्याही जाती हैं। मोहल्ले की हर वह लड़की उस अच्छी सी मुहूर्त की ताक में रहती है जब यहाँ उनके नाम पर इसबंद जल जाए या कश्मीरी लोकगीतों वनवुन का गायन किया जाए, बारातियों का आतिथ्य सत्कार किया जाए और इसके बाद वह अपने जीवन साथी के साथ ढोली या मोटर कार में अपने जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश करे। ये सभी बातें श्रीकंठ को अब भी याद हैं और वह चित्राकृति भी वही पेड़ जिसके मूल जमीन से कटे हैं, बिखरे हैं, किंतु इसकी डालियों का फैलाव हो गया है। गत वर्ष सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करते ही उसने अपने आप से निश्चय किया था कि वह अपनी जीवन के अंतिम वर्ष कश्मीर में ही बिताएगा, किंतु यहाँ के बिगड़ते हालात ने उसका साथ नहीं दिया। दुर्भाग्य से उसको कुछ विचित्र फैसले लेने पड़े जिनको न चाहने पर भी कार्यान्वित करने पड़े। आज से 20 वर्ष पूर्व जब उसने हड़बड़ी में श्रीनगर से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया तो उसको महसूस होने लगा कि यमकिनकर उसका पीछा कर रहे हैं। ये दोनों हाथों से पकड़कर उसको शोलों पर नचा रहे हैं और इस समय ये दिल्ली का न बर्दाश्त होने वाला चढ़ता पारा उसको यही एहसास देता है, गर्म हवा या लू सारी उम्र का हिसाब किताब मांगती है। वह अपने को ऐसा महसूस करता है कि कुएं में मेढक रहकर ही अच्छा है। फिर भी उसको इस बात का विश्वास हो गया कि वो कश्मीर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब यहाँ हालात के कुचक्र के कारण उसके आबू दाने नहीं बचे हैं। वो अपने अंदर एक अजीब सी कसमसाहट महसूस करता है। वो कई दिनों से भाई या अनुज के पत्र की प्रतीक्षा में है। आशा है कि वह जरूर 8-10 दिनों तक हाँ या ना में उत्तर देगा। हाँ की सूरत में वह आगे की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देगा और इस तरह से यह बखेड़ा खत्म हो जाएगा। बस अब इसी की चिंता लगी है। यदि इसे मुक्त हो जाऊंगा तो शांति से प्राण त्याग करूंगा, मगर वो माने तो सही। खैर तो है उसकी, वह पत्र का उत्तर क्यों नहीं देता। श्रीकंठ की उत्सुकता, यदि आज पत्र नहीं आया तो मैं उसको फोन पर सब कुछ पूछने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं तो अंदर से गल जाता हूँ, किसको कह दूंगा अपना हाल। इसी के साथ उसने एक लंबी आह भरी। श्रीकंठ के 3 भाई थे। एक तो छुटपन में ही मर गया था, दूसरा दिल्ली में एक बड़े पद पर आसीन था। उसने वहां एक आलीशान बंगला बनाया था। यह उसी की शक्ति प्रतिष्ठा थी कि श्रीकंठ के पुत्रों को नौकरी मिल गई। श्रीकंठ का अनुज मास्टर था और वह कश्मीर में ही रहता था। उसने पलायन नहीं किया। उसका सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त होने में अभी 10 वर्ष शेष थे। छोटे मोटे ट्यूशन आदि करके वह अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। 2 वर्ष पहले जब श्रीकंठ की पत्नी की मृत्यु हो गई, वह अपने अनुज के घर पर खाता पीता था और इसके लिए वह उसको किसी न किसी तरह से पैसे भी देता था। एक दिन चाय के समय बैठे बातें कर रहे थे कि श्रीकंठ ने कहा, सुनते हो, मैंने टिकट किया, कल मैं अपना ये शहर छोड़ दूंगा। क्यों, किस लिए? अनुज की उत्सुकता, यहाँ के हालात अब हमारे रहने के लिए उपयुक्त नहीं। श्रीकंठ का उत्तर था, मतलब? अनुज ने पूछा। श्रीकंठ मौन। उसने एक लंबी आह भरी। कहते क्यों नहीं? अनुज की उत्सुकता। अब तक यहाँ दूध और शक्कर मिल गया था, किंतु कुछ गुमराही तत्व इसको अलग अलग करने के असफल प्रयोग कर रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, ऐसे प्रयोग यहाँ ही नहीं, सारे देश में हो रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? अनुज के स्पष्ट शब्द, किंतु हमारी इस ऋषि मुनियों व पीर फकीरों की धरती पर रहने वालों के लिए यह एक नई बात है। फिर भी अब हमें खुलेआम मारा जाता है। यहाँ से भागने के लिए धमकियां दी जाती हैं। गुमराही तत्व दिन दहाड़े फिरन के अंदर बंदूक लेकर फिरते हैं। न जाने किस तथाकथित मुहिम की शुरुआत होने वाली है। शायद लोगों को यहाँ दूसरा अफगानिस्तान बनाने की योजना है, जिसका कार्यरूप पड़ोसी देश पाकिस्तान दे रहा है और दिल्ली की सरकार तमाशा देख रही है। श्रीकंठ ने भाषण झाड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा।
कुछ पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद श्रीकंठ की सलाह थी, मैं चाहता हूँ कि आप भी भीरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले जाए। ऐसा कदम उठाने का यही उपयुक्त समय है, नहीं तो कल ये बंदूक धारी यहाँ से खिसकने पर मजबूर करेंगे। मैंने कह दिया, अब ये तेरा काम है अमल करना। जाओगे तो कहाँ और खाली हाथ लेकर। घर घर ठोकरें खाकर यह सरकारी नौकरी मिल गई है। मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी पढ़ाना है। मुझे तो आपकी तरह किसी के पास नहीं जाना है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर वहां भिखारियों की तरह रास्ते पर डेरा जमाऊं। अनुज ने कहा, किंतु जो इस समय भागते हैं उनका थोड़ा ही कहीं मेरे तरह आवास है। इनका क्या सोच लिया, ये भी घर छोड़कर भगवान के भरोसे निकलते हैं। आगे क्या होगा ये किसने देखा। श्रीकंठ का गुस्सा, मैं कल को नहीं देखता, मैं सिर्फ आज पर विश्वास करता हूँ। मैंने घाटी में जन्म लिया है, घाटी में रहता हूँ और आगे भी घाटी में ही रहूंगा। इस बीच मेरी किस्मत में जीवन होगा या मृत्यु, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अनुज ने भावुक होकर कहा। ये देखते ही श्रीकंठ ने बात का रुख बदल कर कहा, तुम सच कहते हो। सबों का अपना अपना भाग्य है। वस्तुतः मैं दूसरी बात सोचता हूँ। असल में तो तुमसे यही पूछना है। क्या पूछना है? अनुज की उत्सुकता। सोचता नहीं बल्कि मेरी सलाह है कि हम इस मकान को बेच देंगे। वह दिल्ली वाला कहता है ही नहीं कि उसको इस मकान के हिस्से को क्या करना है। मानो कल मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो इसके बाद मुझे अपने खून का पता नहीं। अभी मेरा 10वां भी संपन्न न हो गया हो तो मेरे बेटों में इसके लिए जंग शुरू हो जाएगी। इसलिए सोचता हूँ कि अपने ही होते हुए इसको बेच दूं और सदा के लिए पाप न मोल लूं। श्रीकंठ ने कहा। इसका अनुज के पास कोई उत्तर नहीं था। उसको यह फैसला बिल्कुल असामयिक और अचानक लगा, किंतु सत्य के निकट भी। ये सुनकर वह अंदर से ही गलने लगा। पूर्वजों के इस मकान पर सब समान अधिकार रखते थे, इसलिए इस विषय पर कुछ कहना ठीक नहीं था। अलबत्ता वह यही सोचने लगा कि बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, किंतु श्रीकंठ ने उसके मन को एकदम पढ़ लिया। उसने अनुज को समझाते हुए कहा, मुझे तो आपकी मजबूरियों का पूरा एहसास है। जरा ध्यान से सोचिए, यदि एक साथ सारे मकान को बेचेंगे तो 10 लाख से 15 लाख रुपए तक आएंगे, और यदि हम इसको हिस्सों में बांटकर अलग अलग बेचेंगे तो 1 लाख रुपया से अधिक कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। आजकल कौन किसके साथ रहता है। सम्मिलित परिवार का जमाना बीत गया। तिस पर भी यदि मकान का एक ही गलियारा हो, इसकी एक ही सीढ़ी लगी हो, एक ही बरामदा हो और कमरे छोटे छोटे हों। हाँ, ये सत्य है। अनुज ने नम्रतापूर्वक कहा, यदि यह 5-10 वर्ष इसी तरह रहेगा तो क्या पता मेरे इन बच्चों का भी ठौर ठिकाना कहाँ होगा और मुझे भी इन्हीं के साथ जाना पड़े। अब तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए। श्रीकंठ ने कहा, किंतु मेरा अनुमान है कि मैं तब तक जीवित नहीं रह सकता। चलिए, मेरा भी चलेगा, किंतु सोचता हूँ कि मेरे बाद रामकौल के नाम पर आंच न आए। यदि मकान के मेरे हिस्से को किसी ने खरीदा तो उस समय तुम क्या करोगे। अनुज एक बार फिर सोच में पड़ गए। वह कुछ भी कह नहीं पाए। इस बीच श्रीकंठ उठ गया और फिर के गिरह को तहाकर कहने लगा, सोचिए, यही समय है सोचने का। पत्नी के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ध्यान से सोचिए कि अच्छा क्या रहेगा या बुरा क्या रहेगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। 1 सप्ताह तक मुझे पत्र लिखकर अपने निर्णय से अवगत करना। मैंने दोनों खरीदार देखे हैं। एक सारा मकान लेने के लिए तैयार है और दूसरा मेरे हिस्से के 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया है। लेने वाले दोनों मुसलमान हैं। मैं दिल्ली में भाई से स्वयं मिलूंगा और उसके साथ बात करने के बाद जान पाऊंगा कि वह अपने हिस्से का क्या करना चाहता है। श्रीकंठ ने आखिर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यह मात्र एक श्रीकंठ की ही उदाहरण नहीं है, बल्कि लाखों ऐसे श्रीकंठ न चाहने पर अपना वतन छोड़ने के लिए विवश हो गए और इस समय देश के कोने कोने में बिखर कर रह गए हैं। इन्होंने सारी उम्र घाटी के अनिश्चित हालात का सामना किया है, किंतु आतंक का तांडव नहीं देखा। इस बीच वहां के हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए और बंदूक के बल पर हर एक काम होता रहा। यहाँ कितनी हत्याएं हुई, कितने लोगों का अपहरण किया गया,
कितने अपंगु हो गए और कितनी महिलाएं विधवा हो गईं। सरकारी संपत्ति को छोड़िए, करोड़ों रुपए की निजी संपत्ति का स्वाहा किया गया। आपसी विश्वास की मजबूत दीवारें ढह गईं। ये सब तो श्रीकंठ दिल्ली में अखबारों के माध्यम से पढ़ता था और टी.वी. चैनल से प्रत्यक्ष रूप से देखता था। उसने छुटपन में किसी से सुना था कि शंकराचार्य एक खामोश ज्वालामुखी पहाड़ है जो किसी भी समय फटकर अपना सारा लावा आसपास बिखेरकर सारी कश्मीर घाटी का सर्वनाश करेगा, किंतु अब तक ये फटा नहीं। सत्य तो यह है कि उसको समय समय पर इस बात का आभास होता जा रहा था कि इसमें से लावा धीरे धीरे निकलता है, किंतु आज उसको पहली बार दिखता है कि शंकराचार्य पहाड़ पूरी तरह फट गया है और इसका सारा मलबा बिखर रहा है। इसे सारा आकाश धुंध और धुएं से भर गया है। आज भी उसको पत्र का उत्तर नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है? अनुज तो ठीक है, न जाने अपने आप को कैसे बचाता होगा इस मारामारी में। मेरे बच्चों ने कश्मीर पूरी तरह छोड़ दिया है और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये खुलेआम कहते हैं कि हमें कश्मीर से कोई वास्ता नहीं, इसको हमारी तरफ से आग लग जाए। किंतु मैं अभी कश्मीर को जलाना नहीं चाहता। मेरे मूल चाहे वहाँ कटे ही सही, अभी कश्मीर में ही हैं। ये वही मूल हैं जिनके फलस्वरूप डालियों का विस्तार इधर उधर हो गया है। इसलिए मेरा अस्तित्व कश्मीर से ही कायम है, भले ही मेरे बेटे इसके संबंध में कुछ भी कहें। श्रीकंठ ने स्वयं तारघर जाकर अनुज को तार दी। वरीड इन्फॉर्म वेलफेयर श्रीकंठ। इसके बाद 3 दिन बीत गए। इस बीच उसने ऐसा महसूस किया मानो वह तख्ते पर लगे कीलों पर सोया है। उसको विविध मनःस्थितियों ने घेर लिया। अरे, इन परिस्थितियों में पति पत्नी ने जहर तो नहीं खाया है? इनके बच्चे नाली के कीड़े तो नहीं बने हैं? क्या पता ये भी मजबूर होकर बंदूक उठाने के लिए विवश हो गए हों? यदि ऐसा है तो मेरी जगह नर्क में भी नहीं होगी। मुझे तो ये कतई स्वीकार नहीं है। मेरे मरने के बाद जिसका जो जी चाहे वह करे, मगर मैं अपने जीवन में हर किसी का भला देखना चाहता हूँ, चाहे वह कश्मीर में हो या कश्मीर से बाहर। कश्मीर में मेरे अपने मूल हैं और कश्मीर के बाहर इसकी फैलती शाखाओं का विस्तार। फिर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा कि यदि तार का जवाब 2-3 दिन तक नहीं आया तो वह अनुज को साफ साफ लिखेगा कि मुझे अब मकान की कोई परेशानी नहीं। यदि इस समय तक बचा है तो ये सब तुम्हारी मेहरबानी से बचा होगा, और यदि किसी ने आग के सुपर्द किया हो तो मुझे उसका कोई गम नहीं। आग लगे या बाढ़ में जाए, मुझे अब इसकी कोई चिंता नहीं। चिंता यदि है तो इसमें रहने वाले आदम की, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसको अपना बसेरा बनाया और इसी ने हमारे पूर्वजों के मूल को पूर्णरूपेण काटने से बचाया, और अभी इसके कुछ अंश जमीन में लगकर पनपते हैं, और यही कारण है कि इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई हैं। यही सोचकर उसकी नज़रें बराबर दरवाजे की ओर इस आशय के साथ टिकी थीं कि कोई अनुज का संदेशा लेकर आएगा। तार का जवाब आया। संक्षिप्त तार को देखकर उसको महसूस हुआ कि जैसे सारे संसार की धन दौलत मिल गई है। वह बहुत खुश हुआ। तार को पढ़ने लगा। हम सकुशल हैं। 5 दिन पूर्व पत्र में सब कुछ लिखा है। तार को पढ़कर वह समझ ही न पाया कि उसको खुश होना चाहिए या नहीं। वैसे ये क्या कम खुशी की बात है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में सकुशल जी रहे हैं। वह एक बार फिर सोच के बयाबान में खो गया। फिर भी उसने सोचा कि इसके सिवाय अनुज ने क्या लिखा होगा अपने इस पत्र में। बस यही एक बात विस्तार से लिखी होगी। चलिए तो भी पता चलेगा कि वो वहाँ किस तरह जी रहा होगा। उसका वहाँ सकुशल होना ही एक बड़ी बात है। इतने में अनुज का पत्र डाकिया दे गया। श्रीकंठ ने लिफाफा खोला। इसमें से पत्र निकलकर दूर से ही अनुज का दस्तखत पहचाना। भाई की कृतज्ञता से वह बहुत खुश हुआ। उसके प्रति दिल में प्यार उमड़ आया। आखिर मैं तो बड़ा भाई हूँ। उसको अपने बच्चों की तरह पाला है, और इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अब उसको देखे 20 वर्ष हो गए। राम जी के वनवास की अवधि सिर्फ 14 वर्ष थी, मगर हमारी समुदाय को अब 20 वर्ष हो गए घर घर की भटकन में। कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। यही सोचते उसके बदन में एकदम थरथरी सी पैदा हो गई। दिल की धड़कन तेज होने लगी। आंखों से कुछ दिखाई ही न दिया। लिफाफा खोलकर जब उसने इसमें से पत्र निकाला तो ऐसा लगा कि यह पत्र नहीं,
खाली कागज का टुकड़ा है और इस पर कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल कोरा है। मगर न ये तो उसका भ्रम है, ये पत्र तो उसी ने लिखा है। हाँ, अनुज ने। अभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उसने ऐनक के शीशे को कमीज के पल्लू से साफ किया। पहले तो उसको कागज का आकार दिखाई दिया, इसके पश्चात इस पर लिखे शब्द। वो दम संभालकर इस पर एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ने लगे। आदरणीय भाई साहब, शत शत प्रणाम। मैं सकुशल हूँ अपने समस्त परिवार सहित। सच मानिए, मुझे हर समय आपकी चिंता लगी रहती है। सोचता हूँ कि वहाँ चढ़ते पारा में आप बिना पानी मछली की तरह छटपटा रहे होंगे, मगर इसे बचाना मेरे बस में नहीं। इसके विपरीत मैंने आपको परेशान किया। मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसका भी मुझे अच्छी तरह एहसास है कि जिसने मुझे भाई होकर अपने बेटे की तरह पाला, प्यार दिया, बड़ा किया और वह जो कहता था वही मेरे लिए मान्य होता, यही सही है। मगर जरा ध्यान देकर सोचिए और कहिए कि यदि मैं उस दिन आपके कहने पर घर छोड़ देता तो इन नन्हे को लेकर किसके पास शरण लेता। उस समय मैंने अपने को भगवान के हवाले किया और यह उसी की कृपा है कि आज तक यहाँ की प्रतिकूल हालात में भी अच्छी तरह जी रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ। नन्हे भी अब नन्हे नहीं रहे, उन्होंने अब जवानी में पग बढ़ाए हैं। एक मेडिकल कॉलेज में और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। इन 20 वर्षों में गोली की परवाह किए बिना मैंने ट्यूशन कर खूब पैसा कमाया, जिसके फलस्वरूप मकान की मरम्मत की, इसको पहले की तरह सजाया संवारा और पूर्वजों की लाज पर आंच न आने दी। मैं आपको शीघ्र ही 5 लाख रुपए अपने मकान के हिस्से के मूल्य के तौर पर भेजूंगा और वही 5 लाख रुपए अपने दूसरे भाई को। इस संबंध में आप निश्चिंत रहें। यदि आप यहाँ आने चाहते हैं तो खुशी से आइए। यहाँ के नागरिक के तौर पर न सही, एक पर्यटक के रूप में अवश्य आइए। यह मकान सिर्फ आपका है। मैंने केवल इसकी मरम्मत की है स्वर्गीय नीलकंठ कोल का नाम जीवित रखने के लिए। आप मेरी चिंता न करें। आपका अपना अनुज। श्रीकंठ ने इस पत्र को एक बार पढ़ा, दूसरी बार भी और फिर बारंबार। हर बार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते थे। फिर अपने आप से कहते, जो मुझे करना था वह इसने कर दिखाया। उसने पत्र को तावीज समझकर संभाल कर रखा। एक तरह से संतुष्टि महसूस की। अब तक दिल जो धक धक करता था उसकी गति स्थिर हो गई। इस समय माथे पर पसीने गायब थे। इतना होते हुए भी वही चित्राकृति आंखों के सामने घूमने लगी। कभी कटे हुए मूल ऊपर उठते और डालियां नीचे गिरती। पेड़ गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। किंतु देखते ही देखते इस पेड़ को यह क्या हो गया? इसको किसकी नजर लग गई? 20 वर्ष पहले तो ये सदाबहार था और आज? यही सोचते उसका दिल फिर धक धक करने लगा। इसी के साथ वह नीचे गिर गया। 2 घंटे के बाद उसको होश आ गया, किंतु इस समय उसकी हालत चिंताजनक हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो गया? वह जो चाहता था वह उसको मिल गया, फिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि उसको यह विकार हो गया? ये तो उसी का ही पेड़ नहीं था जो गिर गया, बल्कि यह उसकी समुदाय का पेड़ है जिसके लिए सब खून के आंसू रो रहे हैं। यदि उसमें से किसी ने इसके मूल जमीन में अस्थायी रूप से लगाने की कोशिश की है अपने जान माल को दांव पर लगाकर, तो इस पर किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या पता यह मूल फिर से लग जाएगा और पहले की तरह सरसब्ज दिखेगा और आज की तरह अपनी सूखी शाखाओं से अपना विस्तार नहीं बढ़ाएगा। इस पेड़ का इतिहास पुराना है और इसने जमाने के बदलते कई दौर देखे हैं। ये पहली बार नहीं जब आताइयों ने इसके साथ छेड़छाड़ की, बल्कि आज तक 7 बार इसको ऐसे ही सामूल निकाला गया। मगर इस पेड़ ने हर बार आहिस्ता आहिस्ता अपने मूल नए सिरे से गाड़ दिए और यह हर बार सदाबहार होकर खिल गया। काश इस बार भी ऐसा ही हो।